वरना आप गालियां देने लगोगे। चलो आगे बढ़ता हूं दोस्तों। वाई इकोलॉजी इंपॉर्टेंट कल मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रीफिंग में जल्दी से करते चलता जाऊंगा, है ना। देखो सर हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? देखो कल बताया था हमें डेवलपमेंट भी करनी है, साथ साथ हमें क्या करना है दोस्तों, मदर अर्थ को भी प्रोटेक्ट करना है। दोनों को कैसे बचाएंगे, दोनों एक दूसरे से ट्रेड ऑफ है, तो इसीलिए हमें इकोलॉजी पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी पूछता है तो इसलिए हमें इनको पढ़ना है। देयर आर सर्टेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टर्म इकोलॉजी। भाई इकोलॉजी के बारे में कुछ फैक्चुअल टर्म्स थी। सबसे पहला ये जो टर्म है ना इकोलॉजी शब्द है ना, इकोलॉजी का मतलब हिंदी में क्या था? हिंदी में सर इकोलॉजी को हम कहते हैं पारिस्थितिक शब्द। ये पारिस्थिति जो शब्द सबसे पहले यूज किया था, किसने किया था? हैकल साहब थे, अर्नेस्ट हैकल 1860s में। पापा कौन थे इकोलॉजी के? पापा अगर मैं बात करूं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, मम्मी थी इनकी। तो पापा ने ये जो सब्जेक्ट है पूरा ये इस दुनिया में ला दिया है। सो फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? यूगन पॉल ऑडम। और मदर तो है नहीं, फादर इंडिया में इसके पापा जो है रामदेव मिश्रा जी। मिलिए इनसे, जाके पूछिए इनसे कि कैसे इन्होंने इतना भारी भरकम सब्जेक्ट जो है वो तैयार कर दिया। फिर से कह रहा हूं यार, शेयर करो, आपका शेयरिंग जो है ना यही फीड है हमारा। इकोलॉजी होती क्या? सो इकोलॉजी इज नथिंग बट इज द ब्रांच दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप अमंग्स द ऑर्गेनिज्म। कल भी बताया था मैंने। देखो ऑर्गेनिज्म आपस में, एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से आपस में इंटरैक्ट करता है, समझ में आ रही बात? भाई एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से इंटरैक्ट करता है ये बात, प्लस में वो जीव एटमॉस्फेयर से कैसे इंटरैक्ट करेगा, हाइड्रोस्फेयर से कैसे करेगा, लिथोस्फेयर से कैसे करेगा, ये क्या कहलाएगा इकोलॉजी। ऑल्दो ये हमने कल कर लिया था, बट यस्टरडे द क्लास वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास, वहां पर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। उस क्लास को मैं क्लास काउंट नहीं कर रहा हूं, क्लास हमारी आज से स्टार्ट है ना। सो ऑर्गेनिज्म आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में, और साथ ही साथ जब वो इंटरैक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ यानी वायुमंडल के साथ, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल के साथ, और लिथोस्फेयर के साथ, जब इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं तो उसी को हम स्थल मंडल, लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल, जलमंडल, और ये क्या है आपका वायुमंडल। तो जब आपका कोई भी जीव आपस में कैसे संबंध रखता है, कैसे एक दूसरे से आपके इंटरैक्शन में आता है, साथ ही वो जब जीव आपका वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? that entire study is known as the ecology। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। नाउ कुछ टर्म्स है जो इकोलॉजी में जुड़ी हुई है, कल हमने नहीं पढ़ी थी। देयर आर द सर्टेन टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद इकोलॉजी। वैसे मुझे पता है सारे के सारे ज्ञानी हो आप, है ना, आइंस्टीन के भतीजे हो सारे के सारे, और न्यूटन के फूफा हो, सबको पता होगा क्या चीज क्या होती है, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं टर्म ऑफ द इकोलॉजी। ठीक है, आप सबके सब अर्नेस्ट हैकल से पढ़े हुए हो तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं आपको। अर्नेस्ट हैकल जी जो हैं वो आपको ज्ञान स्वयं दे के गए थे। देखो टर्म ऑफ इकोलॉजी सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें एक टर्म होती है मेरे पास, दैट टर्म इज नोन एज वेजिटेशन। समझते हो वेजिटेशन का मतलब क्या है? शिखा जल्दी से बताओ वेजिटेशन का मतलब। सौरव तिवारी, हेलो शिखा जी, अरे मेरे से बात कर ले यार, उधर क्या लगा हुआ है, पढ़ाई में ध्यान देना, ऐसे कुछ नहीं होने जाने वाला, बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ पूरा नहीं पड़ेगा, इधर ध्यान दो। वेजिटेशन मीन्स क्या होता है? टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोलॉजी, कुछ बातें हमने करनी है। वेजिटेशन का मतलब आप कहोगे सर हिंदी में नहीं है, देखो हिंदी में भी है। वनस्पति क्या होती है? वनस्पति, वनस्पति क्या है? पृथ्वी पर पौधों की सामूहिक और निरंतर वृद्धि को वनस्पति कहा जाता है। देखो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ आपको दिखाई देते हैं ना, अब मैं क्यों बता रहा हूं, देखो यार बताना तो पड़ेगा ना। जैसे ज्योग्राफी पढ़ी थी हमने, सो मैंने बेसिक चीजें बताई थी, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है ना, बात की थी कि नहीं की थी हमने? टाइम कॉन्सेप्ट की बात की थी, मैंने आपको एक सुपर्णखा वाली स्टोरी सुनाई थी, मैंने आपको मेरा ससुराल युगांडा में बता दिया था, एक लड़के ने वो स्टोरी सुनाई थी, सारी स्टोरी बताई थी। आई होप सबको याद होगा, जिन्होंने मेरे से ज्योग्राफी विषय पढ़ा था, आई होप सबको याद होगा। जर्मनी वाली स्टोरी भी मैंने बताई थी, थाईलैंड वाली, कितनी स्टोरियां मैंने सुना रखी है आपको, सारी स्टोरी याद होनी चाहिए। और किसी ने अगर वो स्टोरी ये कहा ना सर मैं भूल गया, सजाए मौत है सीधा, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दी जाएगी, गर्मी वैसे आ रही है, पंखे भी चलने लग गए। सो वनस्पति क्या होती है यार? पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं ना, अब मैं एक पौधे की बात नहीं कर रहा, आप कहोगे सर ये नीम का पौधा है, आप कहोगे सर ये कुछ और पौधा है, ये कुछ कैक्टस का पौधा, सारे पौधे मिला दो यार, जितना भी पृथ्वी के ऊपर जितने भी पौधे हैं उनके सामूहिक और निरंतर वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? वनस्पति। तो जितना भी पेड़ पौधे हमारे पास यहाँ उपलब्ध है सबको क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। सो वनस्पति क्या है? वनस्पति एक क्षेत्र को कवर करने वाले पौधों की कुल आबादी का सम है, टोटल सम है। मतलब एक एरिया के अंदर, ठीक है, कितने पौधे हैं सारा का अगर हम सम कर दे तो वो क्या कहलाता है? आपका वनस्पति, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं।
देखो पेड़ के अंदर अब बहुत सारे पेड़ आएंगे, है ना, सबके अलग अलग पेड़ है, कईयों को झाड़ियां पसंद है ना, अपने अपने पर्पस है भैया। झाड़ियां किसी को पसंद है, किसी को सरसों के खेत बहुत पसंद है ना, मुझे नीम का पेड़ बहुत पसंद है, आपको पीपल का पेड़ बहुत पसंद है, सबकी पसंद अलग अलग है। राजन जी जैसे हैं इनको घास बहुत पसंद है, क्योंकि घास जो इनके सांड खाते हैं, तो ये सारी चीजें मिलके क्या कहलाती है, दीज ऑल थिंग्स आर कलेक्टिवली नॉन एज द वेजिटेशन। अब देखो सांड की बात तो आएगी ना भाई, फोना है हमारे पास, फ्लोरा एंड फोना में हम डिस्कस करेंगे, तो सारी प्रजातियों की मैं बात करने वाला हूं। सो टर्मिनोलॉजी ऑफ द इकोलॉजी, बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज द वेजिटेशन। व्हाट एग्जैक्टली द वेजिटेशन इज? द कलेक्टिव एंड द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन द स्पेस इज कॉल्ड एज द वेजिटेशन। एक कलेक्टिवली और कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है प्लांट की इन द स्पेस, दैट कलेक्टिव एंड द कंटिन्यूअस ग्रोथ इज नोन एज द वेजिटेशन। समझ में आ गई बात? वेजिटेशन जो है वो एक कलेक्टिव सम है, जितनी भी प्लांट पॉपुलेशन आपके पास है, जितने पेड़ पौधे आपके पास उपस्थित हैं, उनके कलेक्टिव सम को मैं क्या कह रहा हूं आपका, मैं बोल रहा हूं वेजिटेशन। तो कहने का मतलब है वेजिटेशन के अंदर सारे प्लांट आएंगे आपके, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, जितने भी पेड़ आप देख रहे हो ना आसपास में, जितनी भी प्लांट वेजिटेशन है, दे ऑल कम अंडर दिस टर्म, दैट इज वेजिटेशन। बात समझ में आ रही है तो लाइक ठोको, नहीं आ रही तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूं। बायोलॉजी जैसा लग रहा है वर्षा गुप्ता, बायोलॉजी जैसा लगेगा बट बायोलॉजी है नहीं, ठीक है, दोनों टर्म्स। देखो इकोलॉजी की डेफिनेशन ही कल मैंने बताई थी ना, इकोलॉजी क्या होती है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एक बायोलॉजी की तो ब्रांच होती है जिसके अंदर बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये बायोलॉजी का ही एक पार्ट है, बायोलॉजी का ही एक सेगमेंट है, बट उसी से मिलता जुलता लगेगा आपको, लेकिन चीजें बहुत अलग है ना, बहुत अलग है, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग। आप टेंशन ना लो, आपके सारे मैंने बता दिया ना, हर पाप की एक दवा, सुमिट 10 अपनाओ। जब सुमिट 10 है तो कहीं और क्यों जाना, है ना, सुमिट 10 जब है अपनाना तो कहीं और क्यों जाना। तो ये जानते हो आप सारी चीजें, वनस्पति हमने देख लिया था ना, देख रहे हो ये सब क्या है, कंगारू है तो सर, उसके बाद देखोगे जीव जंतु, ये शेर है, इधर चिड़िया है। तो देखो अभी तक जो पढ़ा हमने वो क्या था, वनस्पति। अब वनस्पति होगी, जंगल होंगे तो पेड़ ये होंगे, पशु होंगे ना। अब देखो इसको सीधा हम पशु नहीं बोल सकते, इसके लिए भी एक इकोलॉजी की टर्म यूज करेंगे। देखो हर सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी होती है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है ना, मैं कई बार बता चुका हूं, उसकी टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले सीखना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी के अंदर सब्सिडेंस है ना, अपलिफ्टमेंट, सबमर्जेंस, ये टर्म क्या है, ये कुछ नहीं, वही बात है, नीचे धंसना सबमर्जेंस कहलाता है, लेकिन उसको अलग तरीके से बोलते हैं हम, सब्सिडेंस बोलते हैं, सबडक्शन बोलते हैं। तो ये अलग अलग शब्द हैं, है ना, जिनको हम अलग अलग नाम दे। हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा है भाई साहब, भाषा देखो बोलते तो सभी है ना भाई, मैं कहूँगा खाना खा लेते हैं, है ना, अब गुजराती में भी कुछ ऐसा ही कहेंगे, पंजाबी में भी कुछ ऐसा ही कहेंगे, हरियाणवी में कुछ ऐसा कहेंगे, फ्रेंच मेरे को आती है, फ्रेंच में कहते हैं चाय को लिखा, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेरे को बहुत सारी भाषा आती है, 57 भाषाओं का ज्ञाता हूँ मैं, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको पता नहीं, कोई भी भाषा सुनाऊंगा आप सोचेंगे वही है। तो सबसे पहले तो था वेजिटेशन, वनस्पति में क्या रहेंगे, जीव। अब जीवों को क्या बोलूंगा मैं, बताओ, जीवों को बोलेंगे फ्लोरा। यहां पर कोई भी जंतु, जीव जंतु अपन ऐसे नहीं बोलने वाले, हिंदी में बोलेंगे ऑफ कोर्स, बट इकोलॉजी की टर्म्स के अंदर सब चीजों को सीखना है। फ्लोरा, फ्लोरा मींस क्या है, फ्लोरा मींस जितने भी ये गाय भैंस बकरियां, इवन राजन जी का सांड जो है, सब इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा इज ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन और ए टाइम। देखो जितनी भी आप अपने सामने, जितनी भी प्लांट लाइफ, नोट ये गलत हो गया यार, ये स्लाइड गलत होगी हमारी, ठीक है, दिस इज फोना, फोना इज द एनिमल लाइफ प्रेजेंट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया यार, एक्चुअली ये जो है स्लाइड में थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो ये फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा क्या होता है, तो ये अगले वाले में आना चाहिए था। तो फ्लोरा क्या होता है, जितने भी प्लांट लाइफ अपने पास प्रेजेंट है, तो इसको भूल जाना, मैं खड़ा हो जाता हूं यहाँ पे, जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास मौजूद होते हैं ना, सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं आपका, दैट इज नोन एज फ्लोरा। तो फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर रीजन और अ टाइम, जनरली द नेचुरल अकरिंग नेटिव प्लांट्स, ठीक है। फ्लोरा एक विशेष क्षेत्र या समय में मौजूद सभी पौधों के जीवन को जो आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फ्लोरा। किसी भी रीजन के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे जो आपके पाए जाते हैं ना, उनको कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, दैट कलेक्टिव टर्म इज नोन एज द फ्लोरा। गॉट इट, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। अब देखो ये है फ्लोरा, है ना, वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया यार, ये फ्लोरा है, जो भी पेड़ पौधे आपको नेचुरल वाइल्ड रूप से मिले, मतलब अपने प्राकृतिक ढंग से मिले ना, उनको कहते हैं हम क्या, फ्लोरा। अब अगला आता है फोना। फोना में ये वाली स्लाइड आएगी, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें यार ये गलती से हो गया, फोना इज ऑल द एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन एट अ टाइम।
किसी भी क्षेत्र में जो जानवर और जानवरों का जो एक विशेष समूह प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं फौना। सो देयर आर द 3 वर्ड्स जो हमने सीखे। पहला वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी कलेक्टिवली पेड़ पौधों के समूह आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। उसके बाद आता है फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है भाई, एक इलाके में जो नेचुरली वाइल्ड रूप से जो आपकी पौधे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा। फोना क्या होता है, फोना जो सभी जानवर एक जगह पे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाएं, एक विशेष समय पर एक विशेष जीवन काल में मौजूद हो, उनको हम क्या कहते हैं, आपका फोना। 3 वर्ड जो है आपने सुन लिए। अब आते हैं स्पीसीज के ऊपर। ये टर्म्स हैं यार, आएगी, और जब तक मैं आपको टर्म्स नहीं समझा दूंगा सब्जेक्ट का ज्ञान कैसे दूंगा, है ना, अपने को डिस्कस तो करना पड़ेगा ना। सो स्पीसीज देखो यार, लेकिन शेयर नहीं हो रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। 2000 बच्चों तक जाना है यार आज कम से कम, क्योंकि कल 1700 थे, तो एक बार सारे के सारे लोग जो हैं समय लेंगे। हाँ, टुंड्रा बताऊंगा, टुंड्रा और टाइगा क्या है। देखो टुंड्रा और टाइगा, राफिया राशिद ने पूछा है टुंड्रा और टाइगा क्या है। सो टुंड्रा और टाइगा जो है दे आर द टाइप ऑफ हैबिटेट, और वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं। अभी मैं समझाऊंगा सारी, डोंट वरी, थोड़ा सा समय दो, अभी जस्ट हमने सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। मैं इतनी जल्दी भगाऊंगा ना, सबके सर के ऊपर से जाएगा। बहुत प्यार से करना है, और सारी जो चीजें बहुत अच्छे तरीके से उनको हमें करना है, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होता है, तो एक स्पीसीज क्या होता है, देखो अब, देखो आप डायग्राम में देख रहे हो। अगर मैं डायग्राम में बात करूं आपका, तो आपको दिख रहे हैं, देखो ये स्पाइडर है ना, ये अलग अलग टाइप के जीव हैं, ये सारे के सारे स्पीसीज कहलाते हैं। जो भी आप देख पा रहे हो ना, सबके सब क्या कहलाते हैं, स्पीसीज। महेंद्र, खुशबू, ट्रेंड ऑफ इंडिया, शुभम खुश, IS, मुक्ता, प्रीति, यार करण, सभी लोग एक बार शेयर करो, सारे के सारे जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, टेलीग्राम, फेसबुक, सब पे सब एक बार शेयर करोगे। हमें कम से कम देखो 2000 बच्चों तक आज जाना है। सभी शेयर करो और लाइक करो। देखो 1300 बच्चे देख रहे हैं, और अभी जो लाइक की संख्या है वो सिर्फ 800 है। सो कुछ लोग तो आलस इतना कर रहे हैं यार, प्लीज़ यार करो यार, खुल के शेयर करो, खुल के शेयर करो, खुल के लाइक करो इसको। जितने भी आपको जीव जंतु आपके आसपास दिख रहे हैं, दे ऑल आर नोन एज द स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन जेनेटिक पूल। देखो ऐसा कोई भी जीव जिसके जीन्स जो हैं वो क्या हो, सेम हो, एक जेनेटिक कॉमन जेनेटिक पूल जो है या कॉमन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपस में शेयर करता हो ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। आप कहोगे सर हिंदी में है, देखो हिंदी में भी अपने पास, टेंशन मत लो, प्रजातियां, हिंदी में बोलते हैं इनको प्रजातियां। तो प्रजाति क्या होती है, प्रजाति जीवों का एक समूह होती है जो एक सामान्य जीन पूल आनुवांशिक संविधानों को साझा करते हैं। इनके जो आनुवांशिक गुण हैं, यानी कि जो जीन पूल है इनका, वो सेम होता है, इनके अंदर सेम टाइप के आनुवांशिक गुण जीन जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी जीव, ऐसा कोई भी जीवों का समूह जिनके जीन सेम हो, जिसके अंदर एक ही प्रकार के जीन्स पाए जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पीसीज कहा जाता है, प्रजातियां कहा जाता है। ओके, तो ये हमने देख लिया। दूसरी बात क्या है, रेफर टू टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, है ना। अब ये जीन पूल क्या है, अब भाई मैंने बोल दिया ना भाई, स्पीसीज क्या होगा, स्पीसीज मतलब प्रजाति। प्रजाति क्या होगी भाई, जीवों का वो समूह जो कंबाइंड एक जेनेटिक पूल जो है वो शेयर करता हो। आप कहोगे सर जेनेटिक पूल बताओ ये क्या है, ये तो नाइंसाफी, हमें जेनेटिक पूल नहीं पता। जेनेटिक पूल बताता हूं। व्हाट इज जेनेटिक पूल दोस्तों, जेनेटिक पूल क्या है, तो जेनेटिक पूल रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्लास होगी ना, अभी उसके अंदर मैं बताऊंगा आपका, और ये मतलब लेवल होता है ना, ये लेवल होता है आपका। पहले इंडिविजुअल आता है, फिर स्पीसीज आता है। देखो इंडिविजुअल का मतलब है मैं इंडिविजुअल हूं, या कोई भी जीव है, राजन भी एक इंडिविजुअल है, आप लोग भी इंडिविजुअल हो, आपके घर में कुत्ता है, दैट इज ऑल्सो इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल टाइप के लोग मिलते हैं, जब मेरे टाइप के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ना, तो इससे क्या बनेगा हमारा, इससे बनेगा हमारा समूह, ग्रुप। ठीक है, और फिर वो चीजें बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर एक स्पीसीज बनती है, फिर स्पीसीज से बनेगा आपका इकोसिस्टम, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। कल बताऊंगा, मैं ज्यादा अभी आपको उसमें दिशा में खींचना नहीं चाहता। तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज नथिंग बट स्पीसीज द एक्यूमुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। भाई बहुत सारे जब इंडिविजुअल पॉपुलेशन जो इकट्ठी होती है ना, देखो इंडिविजुअल मैं आप हमसे मिलकर बनती है ह्यूमन पॉपुलेशन, बनती है ना, एक एक आदमियों को इकट्ठा कर दे तो इससे बनती है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन में क्या होते हैं, पॉपुलेशन में अपन इंडिविजुअल स्पीसीज होते हैं, अपन इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इंडिविजुअल मतलब मैं, आप, राजन, सारे लोग मिलके हम क्या बना रहे हैं, हम हैं अपने आप में इंडिविजुअल। और जब ऐसे इंडिविजुअलों को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इट इज गोइंग टू बी नोन एज द पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन जब हो जाती है उससे बनता है स्पीसीज। ये है, कल मैं हायरार्की है ये बताऊंगा आपको। देखो जैसे हो गया इंडिविजुअल ग्राउंड लेवल पर,
इंडिविजुअल से क्या बनती है आपकी, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है, और जब ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन मिले ना तो फिर क्या होता है आपका ऐसे दोस्तों स्पीसीज, फिर ऊपर आके हायरार्की बढ़ती जाती है, वो अपन कल पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो स्पीसीज एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनिज्म का, एक जीवों का समूह है जिनके जीन्स जो हैं वो क्या है, सेम है, जिनके जेनिक आनुवांशिक जो गुण हैं वो सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं आपका स्पीसीज। ओके, सो स्पीसीज क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल के कितने जीन्स यहाँ मौजूद हैं, उस बात को कौन बताता है, स्पीसीज बताती है। ठीक है, कि इंडिविजुअल पॉपुलेशन के कितने अलग अलग वैरायटी के जीन्स यहां पर उपस्थित हैं। गॉट इट, समझ में आ रही है बात कि नहीं? एक एक बच्चे से मैं पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स मैं चेक कर रहा हूं, सर एक्स सीटू इन सीटू बताओ। देखो मैं बता तो देता हूं लेकिन फर्क नहीं है। नीलू सिंह, एक्स सीटू इन सीटू का मतलब क्या है, किसी भी स्पीसीज को जब हम कंजर्व करते हैं, ये वो है जो मेरी नॉलेज चेक करने आए कि देख तो ले पहले सर को पढ़ाना आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये मैं 2-3 दिन तो मैं आपको बताऊंगा, एंटरटेन करूंगा, क्योंकि भैया आप सरदार हो अभी यहाँ पे, है ना। लेकिन उसके बाद जब आप चेक कर लो ना नॉलेज की मेरे को आता है, तो फिर ये ना मेरे साथ साथ पूछना चीजें, मतलब एकदम से ऐसे जंप मत मारना। इन सीटू का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीसीज को खतरा है, वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, अगर हमें उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन प्लान बनाएंगे, भाई इसको कैसे कंजर्व करें। तो उस कंजर्वेशन के लिए 2 तरीके की प्रोसेस होती है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब क्या है, जहां पर वो जीव है उसी को उसी एरिया के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे इन सीटू प्रोटेक्शन। और उस जीव को अगर मैं वहां से कहीं और जगह पे ले जाके, मैं लेबोरेटरी में ले जाके, किसी जूलॉजिकल पार्क में ले जाके, किसी बोटेनिकल पार्क में ले जाके मैं अगर कंजर्व करूं उसको कि भाई यहां करवाऊंगा तेरे को प्रोटेक्ट, यहां पर, ठीक है, जो बोटेनिकल गार्डन टाइप या बोटेनिकल पार्क जो होते हैं, सो दे आर एक्स सीटू, मतलब था कहीं और पे वो स्पीसीज, उसको हम उठा के कहीं और ले आए। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे टाइगर्स हैं, टाइगर का एक तो एरिया होता है नॉर्मल, उसी एरिया में करें तो उसको बोलते हैं हम इन सीटू। जैसे जितने भी बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं हमारे पास, नेशनल पार्क होते हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं हमारे, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब जहां पर वो स्पीसीज है उसको वहीं पे प्रोटेक्ट कर देना है भैया। आप अपने घर पे बैठे हो, वहीं पे आपको एजुकेशन डिलीवर कर देनी है। अनअकैडमी का यही तो नारा है और यही वाईफाई स्टडी में हमारा है। हम भी तो यही कर रहे हैं आपके लिए, क्या कर रहे हैं, घर बैठे सर्विस दे रहे हैं। तो दिस इज इन सीटू एजुकेशन। हम चाहते हैं आपका वहीं पे आपको कंजर्व करके भला कर दें, आपको वहीं पे बैठे सारी चीजें दे दे। दूसरे और जो ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग होती है, वो क्या होती है, दे आर एक्स सीटू कंजर्वेशन। आपको उनके लिए दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली रहना पड़ता है, आप अपने हैबिटेट से बाहर लाके आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो दैट इज नोन एज द एक्स सीटू। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। नॉलेज चेक हो गई? कौन थी, मैडम थी कोई? बताओ जल्दी से, नॉलेज चेक होगी यार। जो बच्चे हैं अपने एमडी, खुशबू, ये बता दिया करो, सर को आता जाता है, ऐसी बात नहीं, सर ऐसे नहीं पढ़ाने बैठे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों को बताते रहा करो, जो अपने पुराने स्टूडेंट है। सारिता तिवारी, चौधरी साहब एकदम राइट होते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, चौधरी साहब इज बेस्ट, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रजाति समझ में आ गई? तो अभी तक 4 चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा आपका, सबसे पहले क्या होता था, मैं भी भूल गया इतनी देर में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था वनस्पति, वेजिटेशन, जो भी आपको अपने चारों तरफ दिख रही है ना, प्लांट स्पीसीज, वेजिटेशन कहलाती है कलेक्टिव रूप से, पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लोरा, जितने भी पेड़ पौधे वाइल्ड रूप में पाए जाते हैं। मतलब आपने ऐसा नहीं है कि आपने चलो भाई कीवी का पेड़ लाके लगा दिया अपने घर पे, कह रहे हो ये भी फ्लोरा है, नहीं, जो वाइल्ड रूप से मिलेगी दे आर नोन एज द फ्लोरा, है ना। उसके बाद है फोना। फोना मतलब जितने भी जीव आपके आसपास वाइल्ड रूप में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज द फोना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। स्पीसीज किसको कहते हैं, स्पीसीज मतलब आपका प्रजातियां। भाई आपके चारों तरफ जितने भी जीव ऐसे दिखें आपको जिनकी जेनेटिक पूल सेम है, जो एक ही आनुवंशिकता से हो, उनको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। जैसे मेंढक की स्पीसीज, जैसे आदमी एक स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज। अब जितने भी ह्यूमन है सारे के सबका जीन क्या है, सेम ही तो है, सेम जीन को हम सेम जेनेटिक पूल को हम शेयर करते हैं, तो वी आर स्पीसीज। ओके, प्रजातियां हम इनको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ कम्स द एनवायरमेंट। कल भी बताया था मैंने आपको, एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट इज नथिंग बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच सी यू अराउंड योर सेल्फ। जो भी आप आंख घुमा के ऐसे देख रहे हो ना, देखो जब भी चारों तरफ क्या क्या देख पा रहे हो, तो जो भी आप आसपास देख पा रहे हो ना, सारा का सारा एनवायरमेंट है। एवरीथिंग अराउंड यू इज एनवायरमेंट। जो भी आप देख रहे हो ना, देखो ये पृथ्वी है ना मेरी, भाई पृथ्वी के चारों तरफ आपको जो भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज एनवायरमेंट। कल भी बताया था मैंने, एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। भाई किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जो चीज अफेक्ट करती है, जो उसको घेरे हुए है, सबको कलेक्टिवली मिला के हम क्या कहते हैं, आपका एनवायरमेंट कहते हैं। इसमें 2 तरीके की वो होते हैं, एक तो होता है बायोटिक
और एबायोटिक। ज्यादा बताऊंगा नहीं, कल हमने इस पे बहुत बात कर ली थी। बायोटिक मतलब जिसमें जीवन होता है, लिविंग, मैं जिंदा हूं, दैट मीन्स आई एम बायोटिक। नॉन बायोटिक, नॉन बायोटिक मतलब राजन जिंदा नहीं है तो नॉन बायोटिक हो गया, वैसे राजन भी जिंदा है। जीवन हो जिसमें वो बायोटिक, जीवन ना हो एबायोटिक होता है। लकड़ी इज एबायोटिक, है ना, लकड़ी में, लेकिन सूखी लकड़ी, नॉट दैट लकड़ी। पेड़ में जो होता है तो बायोटिक होता है, वो याद रखना इसको। In other words, environment is defined as the sum total of living, non-living components, influence and events surrounding an organism. देखो किसी भी आपके environment के अंदर जितने भी living और non-living components है ना, सबको मिला के हम क्या कहते हैं आपका, that is known as environment. तो environment में कुछ भी चीज देख लो यार, जो भी आपके आसपास, चाहे वो living हो चाहे non-living हो, हवा पानी ये सब क्या है, non-living है, but still they are the part of the environment. शेयर नहीं कर रहे हो आप सभी? कम से कम चलो 8 लोग बचे हुए हैं, 1300 तो लेके आओ यार, थोड़ी बहुत तो मुझे राहत मिले। जल्दी से करो, जल्दी से। नेहा पांडे, अभी भी आप एक्स-C2 N-C2 उस पर ही रुके हुए हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल हैबिटेट नहीं होता, एक्स-C2 मीन्स जब आप उसके ओरिजिनल हैबिटेट से बाहर ले जाके उसको कंजर्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्स-C2। इन-C2 जब आपके ओरिजिनल हैबिटेट के अंदर। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, आप हैबिटेट क्या होता है पता है आपको? अब पहले हैबिटेट तो पढ़ लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो ज़्यादा मत चलो आगे, ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। ज़्यादा ज्ञानी जो थे हमारे वो नुकसान होता है, उनका बहुत दिक्कत होती है उनको आगे, तो ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी बाबा एक ही है यहाँ पे, ठीक है, श्री 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 4420 गुरमीत राम रहीम जी, तो वो मत बनो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका एनवायरनमेंट ये हमने सब पढ़ लिया है ना, हिंदी में भी देख लिया अपन ने। चलो अब उसके आगे क्या था सर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कल भी बताया था मैंने सर, एनवायरनमेंट के अब 2 कंपोनेंट होते हैं। देखो सीक्वेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको ज्योग्राफी में बताता था सीक्वेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ छोड़ दिया तो आपको मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आएगा। मैग्नेटिज्म छोड़ दिया, आइसोस्टेसी समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में आपको प्लेट टेक्टोनिक समझ में नहीं आएगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसके बाद माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस जिसको हम लैंड फॉर्मेशन बोलते हैं, और उसके बाद क्या नहीं आएगा आपको, माउंटेन कैसे बनते हैं वो समझ में नहीं आएगा। अगर माउंटेन समझ में नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर कि भूकंप कैसे आता है, वो नहीं आया तो अर्थक्वेक समझ में, मतलब चीजें आपस में लिंक होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? तो पहले पढ़ा हमने आपका क्या, पहले पढ़ा हमने वेजिटेशन, फिर पढ़ी हमने फ्लोरा फोना स्पीसीज। नाउ कम टू द एनवायरनमेंट। चारों तरफ जो भी देख रहा हूं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में 2 तरीके के कंपोनेंट, पहला है बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या क्या आएगा, और बायोटिक। बायोटिक में क्या है, बायोटिक भाई जो जिंदा है। एबायोटिक में पहली एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, क्या कहलाएगी, एबायोटिक। दूसरा रेडिएशन, जो सूरज से ऊर्जा आती है, दोज आर नॉन लिविंग, जिंदा थोड़ी ना। रेडिएशन, टेम्परेचर मतलब तापमान, उसके बाद वाटर पानी एबायोटिक है, उसमें जीवन नहीं है। उसके बाद बात करूं तो फायर, आग, आपके अंदर भी तो फायर होनी चाहिए। कल मैंने बात की थी फायर, आज मुझे कम दिख रही है। ये फायर तो रोज रखना, याद रखना मेरी एक बात है, जब मन करे कि छोड़ दूं, याद करना वो दिन जिस दिन था कि हमें शुरुआत करनी है। बस ये चीज आपको ना हमेशा एनर्जी देगी यार। जिस दिन आपको लगे ना कि नहीं यार थक गया हूं, छोड़ देता हूं, बस उस दिन वही चीज सोचना, क्यों शुरू किया था मेरे भाई, शुरू क्यों किया था, छोड़ना ही था। तो जिस दिन वो सोच लो। और सुनो, इस बार ना एक जबरदस्त सेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। आज तक इतिहास के अंदर ना, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ये स्टोरी पता है, मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए बताता हूं। जनरली मैं उनके लिए रखता हूं यार जिनके अंदर बिल्कुल जो खत्म हो चुके होते हैं ना, डिस्ट्रॉय, मतलब बेचारों में मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं बचती है, उनको मैं सुनाता हूं। बट ठीक है, अब एग्जाम पास में है तो मुझे लग रहा है आपको बूस्ट देना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आई एम कमिंग विद दैट स्पेशल सेशन वेरी सून। अगली बात करते हैं, ग्रेविटी इज ऑल्सो नॉन लिविंग बीइंग, है ना, उसके अंदर भी कहाँ जीवन है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल टोपोग्राफी। सॉइल टोपोग्राफी जो है दैट इज ऑल्सो आ नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्रीन प्लांट एंड नॉन ग्रीन प्लांट। जानते हो ना अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मींस जिसके अंदर जीवन है ना, तो जीवन में है तो पहला ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर, उसके बाद पैरासाइट, उसके बाद क्या सिम्बायोटेंट्स, उसके बाद क्या एनिमल्स, उसके बाद क्या है लास्ट में, उसके बाद लास्ट में कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही बना हुआ है ना। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट भी हो गया, समझ में आ रही है बात। देखो मैं कैसे चल रहा हूं, ये दिक्कत ये समझ में आ रही है आपको। देखो सबसे पहले तो चौधरी साहब ने बात की किसकी भाई, चौधरी साहब ने सबसे पहले बात की वेजिटेशन, वनस्पति, उसके बाद में हमने बात की भाई फ्लोरा, उसके बाद हमने बात की फोना, उसके बाद हमने किसकी बात की थी, स्पीसीज, ठीक है, उसके बाद किसकी बात कर दी हमने, एनवायरनमेंट। अब बात करूंगा हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट के बाद बात करूंगा नीश, नीश के बाद आऊंगा इकोसिस्टम। आप कहोगे सर बार बार पढ़ा रहे हो भैया, बार बार, पता क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं चाहता तुम घर जाके पढ़ो,
मैं चाहता ही नहीं हूं तुम घर जाके पढ़ो। मैं तो यही काम करूंगा, तुम्हारे आपके दिमाग में ना यहाँ छाप के भेजूंगा, आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, काम खत्म बस। क्लास मुझे भी पता है सुबह 2 बजे से शाम तक क्लास होती है आपकी 8-9 बजे तक। उसके बाद में कईयों को अपने जियो की जो फ्री सिम ले रखी है उससे जितने बढ़िया बढ़िया फायदे हो रखे हैं, कईयों से बात भी तो करते हैं ना, रात रात भर लगे रहते हैं, है ना। रजाई में, अब तो खैर रजाई का टाइम नहीं आया, अब कूलर पंखे चलेंगे तो बात करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब तो वहाँ भी बात करनी होती है, फिर लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, खाना पीना, बहुत कम टाइम है। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपकी सारी बातें समझता हूँ, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ आपको पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं बार बार पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ। एक छोटा बच्चा होता है सुबह, मतलब जब वो बच्चा होता है तो वो खाना खा पाता है नहीं, जब वो खाएगा कभी इधर लगाएगा, कभी इधर लगाएगा, कभी इधर लगा लेगा, वो बात अलग है। राजन आज भी ऐसे ही खाता है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, है ना। अब सोच के देखो, बचपन में नहीं खा पाते थे, अब आप बड़े हो गए हो। अब आप सपोज खाना खाने बैठे हो, है ना, अचानक से लाइट चली जाए, अब क्या होगा। अब लाइट चली जाए तो चली जाए भले ही, आप क्या करोगे, आप खाना खाओगे, कोर जो है, बाइट जो है ना आपके मुंह में ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नाक में दे लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि नाक में दे दिया, या खा आप रहे हो, बराबर में कोई और बैठा था, आपने बाइट खा अपने चक्कर में हो और बाइट उसके मुंह में दे दिया, ले भाई, नहीं होगा ऐसा। क्यों? नंबर ऑफ टाइम आपने प्रैक्टिस कर दी। मेरे पास सवाल आते हैं, सर कुछ याद ही नहीं रहता मेरे, तो आपके कितना याद रहता, आप कैसे करते हो? भैया मैं याद नहीं करता, याद करना असंभव काम है, याद नहीं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू रिमेंबर द थिंग्स। आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, अगर आप उस कैपेसिटी, एक पेन ड्राइव है अपने दिमाग के अंदर 2 GB की, 2 GB डेटा रहेगा। अब नया डाटा डालना है तो पुराना स्टोर करना पड़ेगा, है ना। अब नया डेटा डालना है कि नए नए रिश्तेदार बनते हैं, नई नई दोस्त बनते हैं, गर्लफ्रेंड बनते हैं, बॉयफ्रेंड, उनका डेटा भी तो डालना है दिमाग में, पुराना डेटा डिलीट होगा और क्या होगा। तो अगर नया डेटा डालना है, पुराना डिलीट करना पड़ेगा। तो दिमाग तो सही काम कर रहा है, पुरानी चीज़ तो वो भूलेगा, और वो याद रखता है जिसमें ज़्यादा मज़ा आता हो आपको, है ना। जिसमें ज़्यादा आपको क्या आता हो, मज़ा, वो डेटा याद रखता है। जिसमें मज़ा नहीं आता उसको डिस्कार्ड कर देता है। मज़ा किस में आता है? मज़ा जो नई नई बातें उसमें आता है। तो भूलोगे, टेंशन मत लो। लेकिन इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। मेरे किसी महान गुरु ने बोला था, उसने कहा था बेटा याद करने की कोशिश मत कर, याद करना लाइक असंभव है। अगर तू सब कुछ याद रखेगा तो पागल हो जाएगा। पागल क्यों होते हैं लोग? क्योंकि वो मेंटली एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनको सब याद रहने लगता है, वो कोई चीज़ भूल नहीं पाते, पागल हो जाते हैं। आप भूल रहे हो, दैट मीन्स यू आर टोटली नॉर्मल। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, 4 चीज़ें सीक्वेंस में याद रखो पढ़ने का तरीका: वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना, स्पीसीज, एनवायरमेंट, हैबिटेट, नीस एंड इकोसिस्टम। तो अभी बात कर रहा हूं किसके ऊपर? मैं आ रहा हूं हैबिटेट के ऊपर। एनवायरनमेंट पढ़ लिया, आज मैं बात कर रहा हूं अभी हैबिटेट। कल वैसे पढ़ा दिया था मैंने। चलिए, अब कोई अगर आपसे पूछ ले जिंदगी जीने के लिए क्या हैबिटेट है? क्या हैबिटेट? क्या एक निवास जिसमें आप रहते हो। आप रहते किस में हो? सर हम तो एनवायरनमेंट में रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें भी कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको बहुत पसंद है, मतलब मजा आ जाता है। मैं कह दूं आप दिल्ली में ज़्यादा रहना पसंद करोगे या आप बिहार में समस्तीपुर में? कोई लोग बोलेंगे सर मैं गांव में रहना पसंद करता हूं, मैं बिहार में रहना पसंद करूंगा। एक बोलेगा सर मैं तो शहरी आदमी हूं, मैं शहर में रहना पसंद करूंगा। एक मेरा जैसा बोलेगा चौधरी साहब हूँ, हरियाणा में रहना पसंद करूंगा, या यूपी में मेरठ में रहना पसंद करूंगा, या तेलंगाना में रहूंगा, या मेरी फेवरेट जगह लद्दाख वहाँ पर मैं जाऊँगा, या नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा, कहीं पर भी जाऊँगा। मतलब हमारा एक इलाका होता है, ठीक है। तो जो इलाका हमें बेस्ट सूट करे, मतलब मजा आता हो हमें, उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट। जो आसपास जिस एरिया में कोई स्पीसीज रहता हो, दैट एरिया इज नोन एज द हैबिटेट। सो ऐसे ही हमने बातचीत की थी, कल भी मैंने बताया था। एक ताऊ से इस भाई साहब ने पूछ लिया कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। ताऊ बोले बेटा रोटी, कपड़ा और मकान, और तू घना करे तो एक ओक्का भर दिए, और भी ज्यादा करे तो एक पौवा दे दिए। तो पौवा तो मिलेगा नहीं, ये तो गलत चीज है। ताऊ जी ये पढ़ाई का चैनल है, यहाँ ऐसी बातें मत करो आप, है ना। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और ड्रिंकिंग एल्कोहल इज वेरी वेरी मच इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये तो हम बात ही नहीं करेंगे नाउ। तो ये जैसे आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, ऐसे ही हर स्पीसीज को एक पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता है उसके लिए, ताकि वो उसको बेस्ट सूट कर पाए, एंड दैट एनवायरनमेंट इज नोन एज द हैबिटेट। उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो देखो हर चीज का एक अलग हैबिटेट है ना। कल भी मैंने बताया था भाई, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो रेगिस्तान में रह पाते हैं। ऊंट है रेगिस्तान में अच्छे से रह पाता है, क्यों? क्योंकि वो उस क्लाइमेट के लिए अकस्टमर्ड है ना। उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, उसके पैर चौड़े चौड़े होते हैं, तो रेत में धंसते नहीं हैं, तो वो ऐसे में रह सकता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोस्तों ठंडे इलाकों में ही रह पाते हैं। जैसे सोचो कुत्ता होता है, एक तो अपने यहाँ देसी कुत्ते हैं, नॉर्मल अपने इंडिया में गर्मियों में कहीं पे पड़े रहेंगे, नालियों वालियों में पड़े रह के अपना ज़िंदगी। एक होता है साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की
एक दिन मेरे से किसी ने बोला कि मेरे को साइबेरियन हस्की चाहिए। मैं बोला भाई साइबेरियन हस्की ये नहीं है अपने बस की, क्योंकि वो पहाड़ में रहता है भैया, उसको ठंड चाहिए, बर्फ़ चाहिए, उसको बर्फ़ कहाँ से लाएंगे यहाँ से, अब इस गर्मी में बर्फ़ कहाँ से आए। तो इसीलिए साइबेरियन हस्की वो कैसे इलाके में रहता है, बेसिकली उन इलाकों में रहता है जो आपका बिल्कुल ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर साइबेरियन हस्की पर। तो हर आदमी को, हर स्पीसीज़ को एक पर्टिकुलर क्लाइमेट सूट करता है, एक एनवायरनमेंट सूट करता है, तो वो उसके लिए उसका हैबिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हैबिटेट। और ऐसे बहुत सारे जब हैबिटेट आप मिला देते हो ना, तो उनसे मिलने से क्या बन जाता है? एनवायरनमेंट। कल भी समझाया था और आज फिर से समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ों को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज के बाद भूलो, आज के बाद ये पढ़ना ही ना पड़े। हैबिटेट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। भाई वो फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल का मतलब समझते हो, मैंने बताया था भौतिक, ज्योग्राफी पढ़ाई तब भी यार, ज्योग्राफी की कितनी चीजें मैंने पढ़ाई थी ना, मैं भूला हूं ना तुम भूले हो। सो हैबिटेट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एक ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहता है। कहने का मतलब है ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो हैबिटेट जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है। अगली बात, इट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन विद एवरीथिंग इट्स नीड टू सर्वाइव लाइक फूड वाटर। अब ये जो हैबिटेट होता है ना, वो उस जीव को, उस ऑर्गेनिज्म को वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, विच नीड्स टू सर्वाइव, उसको सर्वाइव करने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए अगली बात क्या है दोस्तों, मेनी हैबिटेट मेक अप द एनवायरनमेंट। बहुत सारे हैबिटेट, देखो अब ये है, एक ये है, एक ये है, ये सारे अलग अलग हैबिटेट ही तो है। अब पढ़ेंगे। अब मेरे से किसी ने पूछा था सर ये टुंड्रा क्या है, टाइगा क्या है ना, ये दीज आर ऑल आर हैबिटेट। अब मैं बताऊंगा टाइप ऑफ हैबिटेट कितने टाइप के होते हैं। सो हैबिटेट बहुत से टाइप के होते हैं बच्चों, और सारे हैबिटेट को मिला दोगे, हैबिटेट मतलब निवास, सारे निवास को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो उससे बन जाएगा एनवायरनमेंट। चलिए हैबिटेट क्या हो गया, हैबिटेट मैंने बता दिया अलग अलग ऐसे होते हैं, सबको मिला दो। ये हिंदी में बता दिया मैंने, पर्यावास एक भौतिक वातावरण है जिसमें एक जीव रहता है, ये उसको सारे भोजन पानी प्रदान सब कुछ प्रदान करता है, और बहुत सारे आवास को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, पर्यावरण बन जाता है। गॉट इट? प्यास लग जाती है यार पढ़ाते पढ़ाते आपको, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो यार, ठीक है। मुझे लगता है प्यार कम हो रहा है आप लोगों का, है ना। आप चाहते हो हम शायद लो एनर्जी से आए एकदम, बिल्कुल ऐसे मरे मरे आके पढ़ाएं, देखो भैया ये अभी तक दिख रहा है, आप ऐसे चाहते हो, है ना। कल से ऐसे ही लो, शेयर करो जबरदस्त धड़ाकेदार। मैं कह रहा हूँ आग लगा देंगे, आग। जितना मुझे यहाँ बच्चे दिखेंगे ना, चाहे मुझे सारा काम खुद करना पड़े, मैं इतना डेडिकेट, और मैं ही नहीं हर आदमी इतना डेडिकेटेड आपके लिए, पता है। कल पवन सर तो मतलब बस फूले नहीं समा रहे थे कि बच्चों ने इतना प्रेम दे दिया है। आशीर्वाद सर महामहिम तो महामहिम है, उनका तो प्रेम अपार ही है ना। रोहन सर, उनको भी बड़ा अप्रिशिएशन मिला आपसे। तो बच्चों ऐसे सपोर्ट करो, है ना। बहुत बहुत जबरदस्त क्लास करनी है अपने को यार, एक इतिहास रचना है हमें, है ना। तो अगली बात करते हैं दोस्तों, नाउ द टाइप ऑफ हैबिटेट। ये आज का नया टॉपिक है। हैबिटेट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। बता दो कितने प्रकार के होते हैं, 3 बार कहो सर, बता दो बता दो बता दो। जादूगर नहीं कहता है क्या, 3 फूंक मारो, आप भी करो सर, 3 बार बोलो कमेंट बॉक्स में, बता दो तब बताऊंगा। नहीं कई नाराज हो जाएंगे, सर ऐसे मत करवाओ हमसे, मैं वैसे ही बता देता हूं, ठीक है। सो टाइप ऑफ हैबिटेट 3 प्रकार का, 3 का नहीं 4 प्रकार का। देखो पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो जीव जंतु, वो निवास जो जमीन पे होता है उसको बोलता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन, भूमि, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि, तो जो भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल। दूसरा क्या है दोस्तों, ओशियोनिक। ओशियोनिक जानते हो ना, समुद्र, ये है समुद्री निवास, तो जो जीव जंतु समुद्र में रहते हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस ओशियोनिक हैबिटेट। तीसरी अगर मैं बात करूं, देखो कैसे लाइन निकल के आई है, ये कह रहा है मैं भी हूं तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर क्या है सर जी, फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर मतलब ये है ताजा पानी का निवास स्थान। इसमें ताजा पानी में कौन रहते हैं, जैसे ताजा पानी की मछली, तो वो किस में हो गया, फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर हो गया, उसका साफ मीठे पानी का निवास स्थल हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये रहा नेक्स्ट, एस्चुराइन हैबिटेट। एस्चुराइन क्या होती है, देखो ये है नदी, ये है समुद्र, और ये आ रही है नदी बहती बहती आगे, ये आगे। अब जब नदी बह के आ रही है ना, तो जस्ट वो क्षेत्र, मतलब जब नदी समुद्र से मिलती है ना, बस उससे पहले का ये जस्ट ये भाग जो होता है जहां ये मिलती है, जस्ट दिस इज नोन एज द एस्चुरीज। इनको हम क्या कहते हैं आपका, एस्चुरीज। अभी पढ़ाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा।
एक एक चीज बताऊंगा, है ना। अब देखो पहला क्या आता है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल सिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल को हम अलग से पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल में बहुत सारे होते हैं। टेरेस्ट्रियल में होता है जैसे भूमि पे डेजर्ट वाला हो गया, मरुस्थल का हो गया, भाई टाइगा हो गया, टुंड्रा हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, आपका ग्रासलैंड हो गया, वो सारे इसी में आते हैं। चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ इतना सॉलिड प्लान बना रखा है ना मैंने, इतना सॉलिड प्लान बना रखा है सर जी। ये क्लास करने के बाद ना ये जो 1200-1300 बच्चे देख रहे हैं ना, सारे के सारे टीचर होंगे, ये क्लास लिया करेंगे बिठा के, अर्नेस्ट हैकल को पढ़ा देंगे, क्योंकि इतनी मैं काम करके आया। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ कोई मतलब मैं आपके ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपका एजुकेटर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। आपको जो समस्या मेरे को जो पढ़ते टाइम आई थी ना, मैं आपको आने नहीं दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको समस्या आने ही नहीं दूंगा। मैं काम इसीलिए किया है मैंने कि जो समस्याएं मुझे आई हो, मेरे से जो बच्चा पढ़ रहा है ना एक एक भाई, उसको दिक्कत ना आने दो, उसको सब्जेक्ट ऐसा लगे यार बच्चों का खेल है। तो हैबिटेट मतलब निवास, कहाँ कहाँ रह सकते हो आप। ज़मीन पे रह सकते हो, ज़मीन पे रह सकते हो भाई, पानी में रह सकते हो। पानी दो प्रकार का, फ्रेश वाटर और खारा पानी, मतलब समुद्र में, है ना। तीसरा एस्चुरीज, मतलब जहाँ समुद्र और पानी दोनों मिले वहाँ भी रह सकते हो। तो 4 प्रकार के हमारे पास क्या है, हैबिटेट। देयर आर 4 टाइप ऑफ हैबिटेट वी हैव। कितने टाइप के निवास हो गए अपने पास, 4 प्रकार के निवास हो गए। आगे बढ़ूँ, सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल ये तो वैसे कंगारू है। कंगारू कहाँ रहता है, जमीन पे रहता है ना। तो दिस इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जमीन पे रहता है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलेंगे। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर द हैबिटेट दैट फाउंड ऑन द लैंड, जो जमीन पे पाए जाते हैं। भाई ऐसा निवास स्थल जो जमीन पे पाया जाता है। अब जमीन पे क्या होते हैं, जंगल कहाँ होते हैं, आसमान में थोड़ी ना होते हैं, जमीन पे होते हैं यार। ग्रासलैंड, घास के मैदान कहाँ होते हैं, जमीन पे होते हैं। डेजर्ट कहाँ पर होते हैं भैया, मरुस्थल भी तो जमीन पे ही होते हैं, समुद्र में तो नहीं होते ना डेजर्ट। हाँ समुद्र की भी डेजर्ट होते हैं। नाम बताओ, सरगासो सी, बताया था ना मैंने आपको। अगर भूल गए ना ज्योग्राफी को तो मैं कह रहा हूँ सजाए मौत है तुम्हें। बता रहा हूँ ऑक्सीजन में नाक डुबो देना अगर ज्योग्राफी भूल गए तो तुम। इतने बेहतरीन तरीके से तुम्हें कराया गया है और रोहन सर ने अब जी जान लगा देनी है आपके साथ, और आपको बहुत तगड़ी ज्योग्राफी जो है ना वो करनी है। This is not kangaroo. I am giving an example of the terrestrial habitat. स्थलीय आवास. So terrestrial habitat are the habitat that found on the land like forest, grassland and desert. समझ में आ गई बात। अच्छा, what is the difference between forest and grassland? grassland क्या होता है, घास के मैदान। ऐसी घास वो नहीं जो पार्क में लगा रखी, नहीं भाई। देखो ये ना हम किस पे डिफाइन करते हैं, तीनों के तीनों हम ट्री डेंसिटी के ऊपर डिफाइन करते हैं। सपोज मान के चलता हूं मैं, यहां पर मैं बात करता हूं ट्री डेंसिटी। ट्री डेंसिटी मतलब है पेड़ों का घनत्व। तो अगर पेड़ बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा पेड़ है, बहुत ज्यादा पेड़ ही पेड़ है, तो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट। समझ में आ रही है बात। बहुत ज्यादा पेड़ हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट, जंगल, है ना। और पेड़ भी बहुत ज्यादा है, मतलब पेड़ भी इतने ज्यादा है कि जगह नहीं मिल रही आपको, तो उसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, है ना। नाउ कम टू द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है, सेम बेस्ड ऑन द ट्री डेंसिटी। ट्री डेंसिटी क्या होगी, ग्रासलैंड, सॉरी पहले डेजर्ट में बात करता हूं। सो इफ ट्री डेंसिटी इज हाई देन इट इज नोन एज द फॉरेस्ट, बट इफ द ट्री डेंसिटी इज लो, मतलब देयर इज नो ट्री एट ऑल, अगर वहां पर पेड़ है ही नहीं तो क्या बोलेंगे, डेजर्ट। राजन जी जोश में आ गए। राजन पता है क्या कह रहे हैं, सर ऐसे इतना अच्छा आप अगर मेरे को पढ़ाओ ना, कह रहे हैं मैं सीख गया सारा का सारा इस बार। राजन मैं बता दूं आपको, राजन जब से मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ सारी क्लास मेरी देखता है, यहाँ पे बैठा रहता है स्टूडियो में, और इसने इस बार यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है और कह रहा है सर पेपर दूंगा और निकाल के रखूंगा। मैं कहा भैया क्यों निकालेगा, कह रहा है सर बस वो आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई। मैं कहा कौन सी, क्या सर जी या तो जाने दो या जान लगा दो। तो मैं कहा क्या करेगा, कह रहा सर जी मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जान लगा दूंगा। मैं कहा बहुत बढ़िया शाबाश, ऐसे ही करना है। फिर एक दिन बोला सर जी आज मेरा मन किया छोड़ने का, तो मैंने सोचा कि छोड़ दूं, फिर मेरे को ये याद आया कि मैंने शुरू क्यों किया था। फिर मैं कहा क्या हुआ, कह रहे मजे आ गए, दोबारा पढ़ने लग गया, सिंपल। तो ट्री डेंसिटी ज़्यादा तो क्या होगा, फॉरेस्ट। ट्री डेंसिटी है ही नहीं पेड़ तो क्या होगा, डेजर्ट, पेड़ है ही नहीं। और ग्रासलैंड मतलब बीच का इलाका, पेड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप जिस इलाके में बैठे हो ग्रासलैंड है, पेड़ है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि जंगल बन जाए, और इतने भी कम नहीं है कि डेजर्ट बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज नोन एज द ग्रासलैंड। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कोई दिक्कत, नाराज तो नहीं हो, सभी के सभी बताइए। रूही राज, नाराज तो नहीं हो, लग रहा है नाराजगी है कुछ, इसलिए जल्दी जल्दी ऊपर भाग रहे हो आप। मैं देख लेता हूं रूही राज क्या कहना चाह रहे हैं आप। दोस्तों ज्योग्राफी के अरे आज महागुरु हैं ज्योग्राफी के, हमारे नए सर आए हैं और उनको सपोर्ट करो, बता रहा हूं मैं। आप लोग बहुत दिनों से ड्रामे कर रहे हो, ठीक है ना, पिटाई कर दी जाएगी। मान लिया हम आपकी पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी
ऐसा मत करो से ना, सपोर्ट किया करो। मैं तो हूँ यार ऑलवेज, कुछ नया ट्राई करो। बहुत अच्छे टीचर है, यंग टीचर है। मेरा चेहरा देख देख के दुखी हो गए हो आप, सुबह शाम तक शक्ल मेरी ऐसे आपको इरिटेट करने लग गई होगी, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, ऐसे मत करो। ओके चलो, बाकी मैं यहीं हूँ, टेंशन ना लो यार। पहले पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहली बात तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरा पढ़ने की, वो इतना अच्छा पढ़ाएंगे थोड़े दिनों मेरे को भूल जाओगे आप। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं तो हूँ यहीं पे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट समझ में आया आपको भाई? तो जमीन पे रहते हैं, तो जमीन पे क्या रहते हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स, तीनों होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सब छोड़ दो, मेरे को अभी 1383 भाई, वाह मजा आ गया। लगभग 1400 बच्चे हैं जो देख रहे हैं, 1400 बच्चे देख रहे हैं। सबके मेरे को ये पूछना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो प्लीज थम्स अप करो यार, ठीक है। और सभी एक बार लाइक कर दो, लाइक तो करना है, और कमेंट बॉक्स में थम्स अप करो कि समझ में आ रहा है, तो मुझे मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। और नहीं आ रहा तो मैं और सिंप्लीफाई करता हूं यार, ऐसा नहीं है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो और आसान करके लाऊंगा आपके लिए मैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट समझ में आ गया। स्थलीय निवास हिंदी में बोलते हैं इसको, स्थलीय निवास स्थान, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि जो भूमि पर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है? फ्रेश वाटर। ये ताजा पानी की झील है, आपको दिख रही है। तो फ्रेश वाटर लेक की हैबिटेट क्या होगा? तो देखो फ्रेश वाटर हैबिटेट में आते हैं जैसे तालाब हो गया, लेक हो गया, है ना। अब मैं इनको अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। जब तालाब लेक पढ़ाऊंगा तो उसमें डिफरेंस बताऊंगा, नदी में डिफरेंस बताऊंगा क्या होती है उसमें, फिर लैक्टिक, लॉन्टिक, सारा का सारा एक एक यार। फिर लेक के अंदर एक प्रॉब्लम होती है यूट्रोफिकेशन, जिससे सवाल आता ही आता है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत बढ़िया ट्रिक पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। मतलब मजा आ जाएगा आपको ऐसे तरीके से पढ़ना हमें, है ना। फ्रेश वाटर हैबिटेट, पोन्ड्स हो गए, तालाब, लेक हो गए, उसके अंदर नदियां होगी, स्ट्रीम हो गए, धाराएं होगी छोटी छोटी, दीज आर ऑल आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। सारे के सारे क्या है? आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं। अगली बात करते हैं, तालाब, झीलें, नदियां और मीठे पानी की पर्यावास, ये सारे के सारे क्या? दीज आर ऑल आर द फ्रेश वाटर हैबिटेट। सबके सब फ्रेश वाटर हैबिटेट है। अगली बात करता हूं मैं एस्चुराइन। एस्चुराइन क्या होती है? देखो मैंने बताया था, जहां नदी और समुद्र मिलते हैं ना, उससे पहले कुछ ऐसा इलाका बन जाता है। देखो कहीं कहीं पानी भरा है ना, घास भी हुआ है, तो दीज आर ओनली द एस्चुराइन। एस्चुराइन क्या है? दिस हैबिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर कहां से आएगा? समुद्र से। फ्रेश वाटर कहां से आएगा? नदी से। जो मिलते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? ब्रैकिश वाटर। जब आपका ताजा पानी और खारा पानी मिले ना, तो दैट पानी इज नोन एज ब्रैकिश वाटर, उसको ब्रैकिश वाटर कह देते हैं हम। और ये जो बनता है फिर उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एस्चुराइन। क्या बोलते हैं? एस्चुराइन। सो ये आवास खारे पानी और ताजा पानी के मिश्रण से बनते हैं, जिन्हें खारे पानी के रूप में भी जाना जाता है। बात आ रही समझ में, है ना। जैसे मैं पढ़ाता क्या हूं? मैं पढ़ाता कुछ हूं, लेकिन मेरे को जाना किसी और नाम से जा रहा है। सो ओशन हैबिटेट क्या है? ओशन मतलब समुद्र, है ना। ये समुद्र है। अब समुद्र क्या होगा? समुद्र मतलब जो समुद्र में जो आपका जीव जंतु पाए जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, आज मेरे को ऐसी कमेंट देखने को ना मिले यार। प्लीज कोई भी अगर आपके लिए एफर्ट कर रहा है ना, तो प्लीज उसको सपोर्ट करो। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आप लोगों के साथ हूं। बट सर को आपको सपोर्ट करना है और बहुत मेहनत करके आए हो आपके लिए, ठीक है। तो आप एक बी अ गुड गाय, अच्छे बच्चों की तरह, है ना। पहले करो, मैं कह रहा हूं आप मेरे को भूल जाओगे, ठीक है। और नहीं, मैं तो हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बस हाँ सर को सपोर्ट करना है आपको। ओशियन हैबिटेट क्या है? समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ओशन हैबिटेट। तो ओशन भी पढ़ेंगे हम। ओशन के अंदर हम पढ़ेंगे कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग, सारा पार्ट इसमें पढ़ेंगे। सो मराइन हैबिटेट्स आर द हैबिटेट दैट सपोर्ट द मराइन लाइफ। भाई ऐसा हैबिटेट, उसको मराइन बोलते हैं, जो समुद्री जीवों को सपोर्ट करता होगा, है ना। मराइन लाइफ डिपेंड्स ऑन द सम वे और द सॉल्ट वाटर। ये सारे के सारे खारे पानी, मतलब ये जो मराइन हैबिटेट है ना, ये सिर्फ खारे पानी में ही जिंदा रहेंगे। बिना खारा पानी अगर तुमने हटा दिया तो ये लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। सो इनके अंदर लाइफ जो है ना, इट विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सी वाटर। ये सॉल्ट वाटर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो क्या है दोस्तों? समुद्री निवास स्थान, समुद्री जीव का समर्थन करने वाले आवास होते हैं, है ना। उसके अलावा बात करूं तो समुद्री जल से ये जो होते हैं, इनको समुद्री जल जो होता है ना, वो बहुत पसंद होता है, समुद्री जल ही सपोर्ट करते हैं। एक है माइक्रो हैबिटेट। देखो कई बार क्या होता है ना, हैबिटेट के अंदर एक हैबिटेट होता है, जैसे पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधों की जड़ों में देखना आप, दीमक वीमक, वो अलग ही टाइप का सिस्टम बनाया उन्होंने अपना, है ना। वो ना पानी में रहते ना कहीं, वो अपना पेड़ के जीव उसमें जड़ में रहने लगे। आप पेड़ की जड़ थोड़ी ना पढ़ाई है मैंने आपको। तो क्या होता है ना, जब एक हैबिटेट के अंदर एक अलग से हैबिटेट बन जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रो हैबिटेट। द पार्ट ऑफ हैबिटेट दैट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एज द हैबिटेट। जैसे फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, भाई पेड़ जो है ना, जो जंगल होता है उसका जो फ्लोर हो गया,
ठीक है, ट्री कैनोपी, ट्री ट्रंक्स, एज ऑफ द एंड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर माइक्रो हैबिटेट। तो ये निवास का वो भाग है जिसमें निवास स्थान के रूप में विशिष्ट अलग अलग तरीकों से ये बनता है। ठीक है, अभी नीश ये कल बात होगी हमारी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखो यार, अगर मैं आपको बताऊं एक छोटी सी कुछ बातें जो है वो मेरी जान लो, सुन लो, बहुत आपको खुशी मिलेगी। पहली बात तो ये यार, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा फेसबुक है। आप फॉलो क्यों कर रहे हैं, जुड़ना क्यों है, देखो मैं लेके आ रहा हूँ एज का बाप, एज का बाप यानी कि एज प्लस ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, जो प्लस वाले स्टूडेंट है उनके लिए। और इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर जिसके पास है बहुत बढ़िया है, लेना है तो कुछ नहीं करना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, गोल में यूपीएससी लिखो और उसके बाद में यूपीएससी के बाद में आपको करना क्या है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 80,000 रुपए का चल रहा था, मैंने बात की है और आपके लिए मैंने बात करके सब्सक्रिप्शन 52,000 रुपए में कराया है। और इस 52,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन में अगर आप चौधरी साहब का कोड इस्तेमाल करते हो सुमित10, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ये 52,000 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ 43,000 रुपए में मिल रहा है। अब प्लस वाले जो बच्चे हैं हमारे साथ हैं वो कह रहे थे सर अगर सारा हम दे रहे प्लस पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छा हम पढ़ा रहे थे और पढ़ाएंगे, लेकिन प्लस पे तो सर इसका बाप लेके आ रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे चल रहा है ना इसका भी बाप, मतलब 100% जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ना उसमें से 70 क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं प्लस पे पढ़ाऊंगा ना उसमें से बाहर हो ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता कि उससे बाहर भी जो है आपकी कोई चीज़ जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास। बस याद एक ही चीज़ रखनी है आपको, और वो क्या चीज़ याद रखनी है आप जानते हो, मैं बता देता हूं फिर भी क्या याद रखना है। ये याद रखना है, ठीक है, सब दुखों की एक दवा सुमित10, ठीक है, आपको याद रखनी है। सो सुमित10 जानते हो आप, सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच यार, अपना प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखना है यार, पूरी वाईफाई टीम के साथ में सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स, आपकी एक एक कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, कोई भी सुधार होगा मैं जरूर करूंगा, तो जो भी आपके सजेशन है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है आपको। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।